हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर 6 जनवरी 2022 का पेपर है। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा तो उसे आप लोग ज़रूर प्रेस करें। और सीटेट के नाम पे प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप लोग ईवीएस और सीडीपी के सेट प्रैक्टिस का वीडियो देख सकते हैं और सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है तो एक या दो क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड आपका ईवीएस में मिलेगा। उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड रहेगा। बहुत ही सिंपल रहता है तो आप लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मझगांव है यहाँ पे, तो मझगांव से नागर कोइल के बीच की दूरी। और ये क्वेश्चन जो है लगभग जो है मझगांव वाला क्वेश्चन, नागर कोइल वाला क्वेश्चन जो है लगातार हर एक शिफ्टों में पूछा भी जाता है। दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे गाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड कितना होगा। तो स्पीड यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितना है 11, 3, 4। उसके बाद समय कितना है 21 घंटा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर देंगे। जब इसको काट के मतलब कि निकालेंगे तो मतलब कि सिंपलीफाई कर लेंगे तब इसका आ जाएगा कितना 15 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से इसका स्पीड निकल के सामने आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन है आपका, कोई छात्र ए पर है और बी तक पहुंचना चाहता है। कोई छात्र जो है ए पर है और वह कहाँ बी तक पहुंचना चाहता है, इसलिए वह पहले ओ की ओर जाता है। ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है। तो ए से जो है ओ की तरफ जाएगा जहाँ कि 90 मीटर जो है आपका उत्तर की तरफ क्या है ओ है। उसके बाद फिर जो है वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 120 है। तो 120 इधर आएगा तो बी के तरफ। अब जो पूछा जा रहा है कि ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष में ए की दिशा क्या है। बी के सापेक्ष में ए की दिशा पूछ रहा है। तो बी जो ऊपर है और ए नीचे है तो किधर हो जाएगा, दक्षिण तो होगा और पूर्व। दक्षिण पूर्व आंसर होगा, बट आपको बताना होगा कि कितना होगा। तो आपको जो है पाइथागोरस परिमेय से निकाल सकते हैं। 120 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 90 का स्क्वायर। तो इस तरह से अंडर रूट कर देंगे तो 12 का स्क्वायर कितना 12 12 44 00 प्लस 81 00। इसको जब जोड़ेंगे तो तब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 00 4 1 5, इधर हो जाएगा 8 4 12 के 2 1 1 2। तो इस तरह से इतना आ जाएगा। 225 का हो जाता 15 और 1 0 आप ले लेंगे तो इसका सिंपल हो जाएगा कितना 150 इतना आ जाएगा। तो 150 मीटर किधर हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब। 150 मीटर दक्षिण पूरब किस में है, तो 150 मीटर दक्षिण पूरब आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो अगला है आपका, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। तो स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनने के लिए कहता है तो स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं जो दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटका कर मस्ती में सोते हैं। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आगे है आपका, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का क्या कारण है। तो सर्दी के दिनों में जो है ऊनी कपड़े हमें गर्मी प्रदान करता है, तो इसका क्या कारण है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं, ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। दूसरा वाला पढ़ेंगे, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं ये वायु उष्मारोधी है। ये वाला ऑप्शन जो है बहुत ही सटीक है। मतलब कि जो ऊन के जो रेशे होते हैं तो रेशे मतलब कि क्या होते हैं, उसके बीच में जो है वायु फंस जाते हैं और वह एक परत बना लेती है, जिससे न तो अंदर का हवा को बाहर जाने देता न तो बाहर के हवा को अंदर आने देता। इसलिए ऊन के जो रेशे होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, हमें गर्मी प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले
किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिखा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 14.2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। तो इसमें से सिंपल है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो 14.2 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इससे 110 से गुना कर देंगे। ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, इसको ये 0 से 0 कट जाएगा, तो बचा कितना 11 गुना 142। तो 11 दूना 22 के 2, 11 चौक 44, 45 1 46 के 6 हो जाएगा, और 4 बचा हाथ में, 11 11 4 15 हो जाएगा। तो 15 62 हो गया इतना। तो पूछा जा रहा है कि बीच की दूरी कितना किलोमीटर में। किलोमीटर में निकालने के लिए 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो 1 पॉइंट मतलब 1.562 किलोमीटर, ये वाला आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे है आपका 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। तो इनमें से कौन सा है, बताना है कि अरब सागर कौन सा है। तो इधर वाला जो है आपका अरब सागर में पड़ता है। तो इस साइड में आपका केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यहाँ पे केरल आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका अरब सागर से जो सटे हुए हैं। तो आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और कभी कभी जो है बंगाल की खाड़ी से यदि सटा हुआ पूछता है, तो इस साइड वाला आपका हो जाता है बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य। तो इस तरह से आप लोग भारत के नक्शों में इस तरह के जो है आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा नाच है जिसमें ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर 2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है। तो मतलब कि इस तरह का जो नृत्य होता है तो किस राज्य में होता है। तो यह हो जाएगा आपका मिजोरम, जो जिसे हम लोग चेराओ के नाम से जानते हैं। तो चेराओ मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है। तो आपका बछेंद्री पाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार। तो प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों जैसे होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा में मनाए जाते हैं, दोनों पूर्णिमा में नहीं मनाए जाते। ये दोनों त्यौहार अमावस्या में मनाए जाते, तो दोनों ही अमावस्या में नहीं मनाए जाते। दीपावली पूर्णिमा में तथा होली अमावस्या में, ये गलत हो जाएगा। दीपावली अमावस्या में मनाया जाता, दीपावली अमावस्या में मनाया जाता और होली पूर्णिमा में मनाया जाता। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो दीपावली अमावस्या में और होली पूर्णिमा में मनाया जाता है। उसके बाद आगे आपका क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रेगिस्तान में ओक नामक पौधा पाया जाता है, तो उस पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता। बिल्कुल सही बात है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। यह वृक्ष रेगिस्तानी है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। इस वृक्ष के तने जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं, ये सही बात है। उसके बाद है डी, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे ज़मीन में भीतर जाती है जब तक जल तक न पहुंच जाए, ये भी सही बात है। तो आपका जो है ए, उसके बाद सी और डी बिल्कुल तीनों जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ए, सी और डी, तो ए, सी, डी मतलब ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। उसके बाद आगे है आपका, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभे पर ज़मीन से 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए। तो इस तरह का घर कहाँ पे बनाया जाता है, तो असम में बनाया जाता है। असम में बनाया जाता है घर, जो कि बांस के खंभों से ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाया जाता है। कहाँ पे, असम में।
उसके बाद आगे है आपका क्वेश्चन उबला हुआ टेपियोका। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए हमारे देश के केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है। तो टेपियोका आप लोग याद ही कर लीजिए कि टेपियोका जो आपका केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। टेपियोका जो है टेपियोका कहाँ बनाया जाता है, तो केरल में बनाया जाता है, ये खाने योग्य पदार्थ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। तो बिहार राज्य में जो है मधुमक्खी पालने का जो है सर्वोत्तम समय जो है इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, तो अक्टूबर टू दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मानव पोषण के संदर्भ में स्वंगीकरण का अर्थ है। तो आपको बताना है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वंगीकरण का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन 1, पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों का बनाने में क्या करना, उपयोग होना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों की अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो कोई किसान है अपने खेतों में बार बार क्या कर रहा है, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी का मतलब कि अधिकाधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाई जा रही, मतलब उगा रहे हैं। तो आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा पर क्या असर पड़ेगी, आप लोगों को ये बताना है। तो अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, वर्ष में कई फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनेगी, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। ये बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ समय के बाद भूमि क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बंजर हो जाएगा, वहाँ पे किसी प्रकार की फसल नहीं उगाई मतलब कि नहीं उगा पाएंगे वे वहाँ के किसान। उसके बाद आगे है आपका, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। तो पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का क्या उद्देश्य है, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, और उसके बाद है आगे आपका सीखने का विस्तार। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है 16 नंबर का जो है बिल्कुल आपका चौथा आंसर जो है, तो क्या होगा, सीखने का विस्तार, मतलब कि जो सीखने सिखाने की क्रिया हो अधिगम में क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो जाएगा जब वह कार्य को घर में करेगा HW के रूप में। उसके बाद आगे हैं आपका, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया। तो शीला जो है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपप्रकरण क्या लिया है, एक होता प्रकरण, एक होता उपप्रकरण। तो उपप्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे। तो ऑप्शन 1 है, किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्र को देखना, प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना। ये देखिए ज़्यादा सटीक है, जब प्राणी उद्यान में जाएंगे तो वहाँ पशुओं और जानवरों को जब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से देखेगा तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन ऑप्शन 2 में क्या कर रहा है, प्राणी उद्यान मतलब कि प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्र को देखना और यहाँ पे डायरेक्ट पशु को देखना। तो डायरेक्ट पशु को देखना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे है आपका, जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। सहपाठी द्वारा सीखना, समुदाय के त्योहारों के वीडियो देखना, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। तो परिवार तथा समुदाय में क्या मतलब कि समुदाय में बुजुर्गों से यदि बातचीत करेगा तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सटीक आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तकें क्यों नहीं है।
तो कक्षा 1 और 2 में जो है पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है, तो आपको बताना है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं कौशल भाषा शिक्षण द्वारा सिखाए जाते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग जब पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित द्वारा सिखाए जाते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो जल, जंगल, स्मारक, समुदाय। तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का कौन उदाहरण है? तो ये समुदाय, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समुदाय। उसके बाद आगे है आपका पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। तो ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो संज्ञानात्मक रूप से बाधित जो भी विद्यार्थी है उसे पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, वही आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए। उसके बाद है आपका पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों को अधिक विकास करें, कार्यों को भागों में बांटे और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है कि कार्यों को भागों में बांट देना और पृथक रूप से भागों को पूरा करना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? तो पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय उद्देश्यों की आकलन की परियोजना बनाना, उसके बाद है संकल्पना मानचित्र बनाना। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक अवधारणा का जो है मानचित्र बनाना या संकल्पना का मानचित्र बनाना, ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 संकल्पना मानचित्र बनाना। क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु आवश्यक चरण क्या है? तो ये हो जाएगा संकल्पना मानचित्र बनाना। उसके बाद आगे है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द से संबंधित है, तो आपको बताना कि किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक स्तर से, सहपाठचर्या क्रियाकलापों से, समग्र विकास से, शैक्षिक क्षेत्र से। तो समग्र शब्द जो है आपका समग्र विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है आगे आपका पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन ENP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन 1 में है पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें B और C। तो B में है
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदत, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रियाओं कौशलों से विकसित कर रहा है। तो प्राणी उद्यान जाने पर जो है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कह रहा है कि जानवरों की खाने की आदत, उनके बाहरी लक्षण जैसे आकार, रंग इत्यादि खोजने के लिए क्रियाकलाप करने के लिए कहा। तो इसके द्वारा मतलब बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकसित होगा वही आपको बताना है। तो यदि ये सारे चीज़ यदि बच्चे करेंगे, वह कैसे क्या खाते हैं, नहीं खाते, कैसे रहते, आकार कैसा है, रंग कैसा है, तो इससे क्या होगा, तो बच्चा जो है अवलोकन करेगा। तो अवलोकन करते साथ ही उस चीज़ को देखते ही बच्चे के मन में प्रश्न पूछने की जिज्ञासा बढ़ेगी और पूछने, उसके बाद संवाद और उसके बाद प्रयोग करना। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जल। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षिका कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी चिंतित मतलब कि बच्चे में जो है तर्क करने की, सोचने की और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि करेगा। तो यहाँ पे देखिए यदि मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए बच्चे को क्या पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उच्च स्तरीय के चिंतन वाले प्रश्न का मतलब कि ये लेवल है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 8 विद्यार्थियों के 5 समूहों में प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। पोर्टफोलियो द्वारा पर्यावरण अध्ययन संप्रतियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन संप्रतियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 8 विद्यार्थियों को 5 समूह में प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन मतलब कि किया जा सकता है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर पर्यावरण अध्ययन संप्रतियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग आज ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।